जय हिंद। अखंड हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र रखते हुए हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए हैं। आप इन्हें देखें और इनके जवाब दें। यदि आप इन 50 क्वेश्चन से 30 भी कर देते हैं तो समझिए कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आपकी अच्छी पकड़ है। हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आंसू के रचनाकार कौन हैं? तो प्यारे बच्चों, आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, अर्थात विकल्प क सही है, जयशंकर प्रसाद। इसके अतिरिक्त मैं बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है पल्लव में चित्रण किया गया है। पल्लव में किस चीज़ का चित्रण किया गया है ये आपको बताना है। तो पल्लव में बच्चों प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो आप देखेंगे प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य, अर्थात विकल्प ख सही है। तीसरा क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा विधा की रचना है। हम देखेंगे आत्मकथा, अर्थात विकल्प ग सही है। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है? कक्षा 12 वाले इसको आसानी से बता सकते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, अर्थात विकल्प ख सही है। छायावाद उत्तरकाल की पत्रिका है। ये 4 पत्रिकाओं का नाम दिया गया है 5वें क्वेश्चन में। इसमें पूछ रहा है कि छायावाद उत्तरकाल की पत्रिका, तो सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल की है, द्विवेदी युग की है। प्रताप भी छायावाद की नहीं है। इसमें देखेंगे कादम्बनी जो है छायावाद उत्तरकाल की पत्रिका है, अर्थात विकल्प घ सही है। आगे दिया है भारतेंदु युगीन लेखक हैं। तो इसमें देखिए जो प्रताप नारायण मिश्र हैं ये भारतेंदु युग के लेखक हैं, अर्थात विकल्प क सही है। लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन इसी रचना पर सुमित्रानंदन पंत को नेहरू लैंड सोवियत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्थात लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है, विकल्प क सही है। छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है। छायावाद युगीन गद्य का समय जो माना जाता है 1919 से लेकर के 1938 तक। विकल्प देखेंगे, विकल्प ख सही है। 1919 से लेकर के 1938 तक। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, 9वें क्वेश्चन पर चलेंगे। नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो नई कविता के प्रवर्तक डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगर जो कभी कभी ऐसा भी आता है राम स्वरूप चतुर्वेदी के जगह पर हमको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय का भी नाम देना पड़ता है, लेकिन सटीक जो उत्तर है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का ही है, अर्थात विकल्प ख सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। हम देखेंगे श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? श्रृंगार लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर, अर्थात विकल्प क सही है।
इसके बाद हम चलेंगे सीधे 11वें क्वेश्चन पर। निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल, उक्ति के लेखक हैं। तो आप लोग 11 में पढ़ के आए होंगे, या जो 11 में पढ़ते होंगे जानते होंगे। 11 में जो पहला चैप्टर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उसी में इस बात को लिखा गया है, निज भाषा उन्नति है, सब भाषा को मूल। अर्थात यह उक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। विकल्प घ सही हो जाएगा 11वें में। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा कौन से संप्रदाय के कवि हैं? 12वां क्वेश्चन है, कौन से संप्रदाय के कवि हैं? तो सरहपा मुख्य रूप से जैन संप्रदाय के ही कवि थे। विकल्प ख सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? भक्ति काल में तो ये देखिए सूरसागर, सूरदास जो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, उन्होंने सूरसागर की रचना की। अर्थात विकल्प ख सही हो जाएगा 13वां में। विशलदेव रासो किसकी रचना है? 14वां क्वेश्चन है बच्चों। विशलदेव रासो ये जो रचना है नरपति नाल की रचना है। इसके अतिरिक्त 15वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? ज्ञानाश्रयी शाखा तो ये देखिए तुलसीदास पहले ही विकल्प में है। तुलसीदास ये ज्ञानाश्रयी नहीं है, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसमें विकल्प क सही हो जाएगा 15वें में। उद्धव शतक किस काल की रचना है? 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। उद्धव शतक ये आधुनिक काल की रचना है। छायावाद की मुख्य विशेषता है। छायावाद की जो मुख्य विशेषता है बच्चों, ये प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद की मुख्य विशेषता में हम चर्चा करेंगे, तो इसमें मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। विकल्प क सही है। दीपशिखा के रचयिता कौन है? दीपशिखा तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप पढ़े होंगे, तो जान जाएंगे कि दीपशिखा की रचयिता महादेवी वर्मा हैं। अर्थात विकल्प ख सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम 19वें क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमित्रानंदन पंत की रचना है? तो उर्वशी देखिए रामधारी सिंह दिनकर का है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। कमायनी जयशंकर प्रसाद का। अर्थात विकल्प ख एक बच जा रहा है, पल्लव, जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो अभी आप लोगों ने सुमित्रानंदन पंत को देखा है। सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय सही आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रचनाएं इनसे संबंधित पूछी जाती हैं। इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर आ जाता है। सुमित्रानंदन पंत को ही चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 20वां में विकल्प ख सही हो जाएगा। साकेत किसकी रचना है? कक्षा 12 में आप लोग साकेत की जो कैकेयी का अनुताप पढ़े हैं मैथिली शरण गुप्त से संबंधित, तो साकेत से ही लिया गया है। अर्थात मैथिली शरण गुप्त विकल्प क सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 22वां क्वेश्चन देखेंगे। हरिऔध का जन्म स्थल। तो बच्चों हरिऔध का जन्मस्थल आजमगढ़ जिले के निजामाबाद देखेंगे। विकल्प ख सही हो जाएगा 22वें में। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? 23वां क्वेश्चन देखेंगे। किस कवि को? तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। तार सप्तक के जो संपादक हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अर्थात विकल्प ग सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास कक्षा 12 वाले इसको आसानी से जान सकते हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय
हरिऔध की ये रचना है और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। विकल्प ख सही हो जाएगा। छायावाद उत्तरकाल अभी चर्चा की गई है इसके बारे में। छायावाद उत्तरकाल जो 1919 से लेकर के 1938 तक चला, तो इसमें विकल्प ग सही हो जाएगा। 1918 दे दिया है, 1919 होना चाहिए। 1919 से लेकर के और 1938 तक चला था छायावाद उत्तरकाल। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 27वां क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, तो इसके पूर्व में आप लोगों ने पढ़ा है हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के बारे में। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं सरहपा, अर्थात विकल्प ग सही हो जाएगा। नई कविता युग की रचना है। 28वां जो क्वेश्चन है इसमें देखना है नई कविता युग की रचना। पुरूरबा जो है ये नई कविता युग की रचना है, अर्थात विकल्प घ सही हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो देखिए कई तार सप्तक प्रकाशित हुए, उनका अलग अलग प्रकाशन वर्ष है, लेकिन पहली बार 1943 में प्रकाशित हुआ था, तो विकल्प ख सही हो जाएगा यहाँ पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका, तो आप लोग भारतेंदु जी को पढ़े हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित की गई थी कवि वचन सुधा, आप लोग नाम सुने होंगे। विकल्प ग सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। 31वां क्वेश्चन पर चलेंगे। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है, इसको जानेंगे। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है, श्रृंगार पर विशेष ध्यान दिया गया था। विकल्प ख सही हो जाएगा। बुद्धिरास के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, 32। तो 32 में विकल्प ग सही हो जाएगा। शालिभद्र सूर्य बुद्धिरास के रचयिता हैं। 33वां है विशलदेव रासो। क्वेश्चन नंबर 33 विशलदेव रासो, तो रासो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, मैं बताया हूँ नरपत नाल की ये रचना है। आदिकाल के रचनाकार कौन है? आदिकाल, तो जितना रासो है वो आदिकाल में ही रचना हुई है रासो की। तो आदिकाल के रचयिता के रूप में आप जानेंगे रासो। यहाँ देखें हैं कि नरपत नाल विशलदेव रासो के रचयिता हैं और आदिकाल के रचयिता के रूप में यही जाने जाएंगे। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 34 के बाद से चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वचन काल नाम दिया है। अच्छा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को कई नामों से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा घुमा दिया, इसको पूछ रहा है कि बीज वजन काल किसने नाम दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई नामों से आदिकाल को बुलाया है। इसके बाद से विद्यापति पदों में कहीं कहीं पुट है। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में विकल्प ख सही हो जाएगा। भक्ति का कहीं कहीं पुट देखने को मिलता है। आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किसने किया? अर्थात आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 37 में यह बात पूछा जा रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। विकल्प क्वेश्चन नंबर 37 में विकल्प ग सही हो जाएगा। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था।
अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किस में है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है अमीर खुसरो के बारे में कि निम्नलिखित में से किसमें अमीर खुसरो की चर्चा की गई है। खालिक बारी जो रचना है इसमें अमीर खुसरो की चर्चा की गई है। हिंदी की प्रथम रचना है, हिंदी की प्रथम रचना। क्वेश्चन नंबर 39, तो श्रावकाचार जो है ये हिंदी की प्रथम रचना है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखेंगे श्रावकाचार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जबकि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ये ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 40 में हम देखेंगे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? विकल्प ग पृथ्वीराज रासो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? आदिकाल, ये देखिए पृथ्वीराज रासो कब का है? रासो मैंने बताया जितने रासो होंगे वो सब आदिकाल के ही होंगे, अर्थात विकल्प ग सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं होता। ये वाणी के डिटेक्टर थे। इस कथन को किसने कहा है? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं होता। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। इस बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल की रचना है, तो रासो देख लीजिए, जो भी रासो है वह आदिकाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43 में खुमान रासो हिंदी का आदि काव्य है। हिंदी का आदि काव्य देख लीजिए, फिर से इसमें रासो आ गया है। 44 में क सही हो जाएगा। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। ये वाणी के डिटेक्टर थे। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा घूम करके आपके पास पहुंचा है। अभी इसके पूर्व में मैं इस चीज़ को बताया हूं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं होता। ये वाणी के डिटेक्टर थे। और अगली क्वेश्चन में वही चीज़ आ गया कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। तो देखिए जितने रासो हैं वो क्या हैं? आदिकाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हम देखेंगे जितने रासो हैं वो आदिकाल के हैं, लेकिन एक पदावली है विद्यापति पदावली, वो भी आदिकाल की रचना है। तो इसमें एक विकल्प जो है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, यह आदिकाल की रचना नहीं है। मैथिली स्वर्णगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे 47। तो मैथिली स्वर्णगुप्त द्विवेदी युग से संबंधित हैं। ये ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? तो ये देखिए श्री रामचरितमानस यह भक्ति काल का महाकाव्य है, अर्थात प्रश्न संख्या 48 में विकल्प ख सही हो जाएगा। आज इतना ही। आगे वीडियो में बने रहें। लगातार 4-5 वीडियो हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास पर चलेगा। उसके बाद से पुनः हम लोग पहुँचेंगे काव्य और गद्य के व्याख्या की तरफ। तब तक के लिए मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। जय हिंद,